हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है, मैंने जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 को टारगेट लेकर के एक एससी वर्मा की सीरीज शुरू की है और मेरा मानना है कि इससे प्रॉब्लम कर लेने से आपका जेईई मेंस बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसी सीरीज के तहत आज उसका चौथा दिन है, जिसमें मैंने शुरुआत 12th के सिलेबस से की है, जिसमें 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा करके। पहला मैंने डाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, दूसरा मैंने डाला है गॉस थ्योरम का, तीसरा वीडियो मैंने डाला है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी कैपेसिटर्स का। चौथा वीडियो है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया है। चौथा वीडियो है जिसका आप टॉपिक देख पा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। टारगेट है हमारा जेएमएस 2025 एससी वर्मा सीरीज, डे 4 है, चौथा दिन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है। इसमें मैंने 10 से 11 प्रॉब्लम सेलेक्ट की। चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम, जिससे कि मैंने कोशिश की है लगभग मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं और प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी आपको, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट विद द फोर्थ। मैंने कौन कौन से प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 मैंने सेलेक्ट किया है, 30 है, 41 है, 44 है, 53 है, 54, 56, 57, 59, 65 एंड 80। टोटल 80 प्रॉब्लम ही इस चैप्टर में है, जिनमें से मैंने लगभग 11 प्रॉब्लम सेलेक्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट विथ हियर। ये मैंने प्रॉब्लम का नंबर लिख दी, ये प्रॉब्लम है। अगर आपको इनमें से प्रॉब्लम सीखनी है तो आप उसी स्ट्रेंथ पे इस वीडियो पे रह सकते हैं, ठीक है। और पूरा देखें तो कॉन्सेप्ट काफी कुछ समझ में आ जाएंगे। तो लेट स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम। अगर मैं आपको बताऊं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है। ये प्रॉब्लम आपका हीट ट्रांसफर में भी ऐसे ही थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। तो दोनों जगह ही एक अच्छा इंपॉर्टेंस है इस प्रॉब्लम का। तो जरा ध्यान देखिए, ये फिगर शोज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम A to B. The resistivity of the material is rho. Assuming that B minus A is very less than L, then find the resistance of the conductor. इस कंडक्टर का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम दी हुई है, चलिए बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके सामने दिया हुआ है, ये इसकी एक्सिस मान लेंगे। दिस वन इज एक्सिस और यहाँ पे रेडियस जैसे बी दी हुई है। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। ये रेडियस दी हुई है, राइट। अब आपको इसकी लेंथ एल दी हुई है, लेंथ इज एल एंड द रेडियस यूनिफॉर्मली यहां वेरी कर रही है। तो आप गॉस देखें, करंट अगर यहां से एंट्री करेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मोर एंड मोर क्रॉस सेक्शन एरिया मिलते जाएंगे। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। एल लेंथ होती, रो रेजिस्टिविटी थी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कौन सा लेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई ए स्क्वायर, यहाँ पर है पाई बी स्क्वायर। तो अब ये डाउट आता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, तो इसको एलिमेंट लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने एक ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर ली है, दिस वन ऐसे। तो ये लेंथ भी, इतना पार्ट भी ए होगा, रेडियस ए के इक्वल, राइट। और आप देखें तो ये वाला जो पार्ट बचेगा, दिस वन, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, स्ट्रेट लाइन ये आ गई है और इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट बचेगा परपेंडिकुलर पार्ट, दिस वन इज बी माइनस ए एंड दिस लेंथ इज एल। तो ये एक एंगल जो थीटा बनेगा, ये tan थीटा आपके पास आएगा b माइनस ए बाई एल। लीनियरली चेंज हो रही है, मैं b माइनस ए बाई एल इसको लिख सकता हूं। अब मैं यहाँ पे इस पूरे सेगमेंट जो बॉडी दी है उसका एक एलिमेंट लेता हूं यहां से किसी एक डिस्टेंस पर।
तो वो डिस्टेंस देख लेते हैं क्या है। ये एल मैंने अलग लिख दिया है, और सपोज मैंने यहां से एक एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया dx का, ये आपकी ये थी, तो यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट ले लिया dx विथ का, ये विथ dx है, dx विथ का पार्ट ले लिया। तो गौर देखें तो इतना पार्ट इसका ए होगा, ये इतने पार्ट को मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं, क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट की बात करूं तो ये आपके पास आएगा, आप डायग्राम देख सकते हैं, इस छोटे से ट्रायंगल में क्वेश्चन मार्क अपॉन बेस एक्स, ये tan थीटा होगा। तो यहां से अगर हम देखें tan थीटा जो आएगा क्वेश्चन मार्क अपॉन एक्स होगा, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा x tan थीटा, x tan थीटा, ये देखिए दिस वन। अब क्वेश्चन मार्क x tan थीटा आ गया, इट मींस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी x tan थीटा। tan थीटा पास हुआ है b माइनस ए अपॉन एल, b माइनस ए बाई एल है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं देखूं, अगर इस पूरे रॉड को अगर मैं कट करता जाऊं तो लगातार क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक है, रेडियस बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर टोटल रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट क्या होगी, तो इस एलिमेंट की जो टोटल रेडियस होगी यहाँ पर वो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द रेडियस स्मॉल आर, ये इसकी रेडियस होगी जो कि a प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं, इसकी रेडियस जो आएगी, रेडियस होगी a प्लस क्वेश्चन मार्क। अब a प्लस क्वेश्चन मार्क होगा x इंटू बी माइनस ए अपॉन एल, तो यहां पास हो जाएगा ए एल प्लस x इंटू बी माइनस ए अपॉन होल अपॉन एल, ये रेडियस आ चुकी इस जगह की। तो अगर मैं इस पूरे एलिमेंट को, ये dx में ऊपर लिख देता हूं, दिस वन dx, इस पूरे एलिमेंट को एक्सटेंड कर दूं अगर मैं, ध्यान देखिएगा ये पूरा एलिमेंट एक्सटेंडेड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ नीचे भी रेडियस इसकी वही होगी, दिस वन r। अब ये पूरा एलिमेंट हो गया, इस एलिमेंट में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, दिस वन, तो करंट यहां से लेकर के इस पॉइंट तक जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक करंट फ्लो होगी। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो dx हो जाएगा, वो l की जगह आएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर। तो इतने स्मॉल पार्ट का एक स्मॉल रेजिस्टेंस आएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट dr, स्मॉल रेजिस्टेंस लिए dr, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट जो होगा dr होगा, सेम कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूला लिखा है रो एल बाई ए, तो रो एल मतलब dx अपॉन ए हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्क जो बनेगी उसका रेडियस r होगा, और ये r मैं निकाल चुका हूं, ये लिखा हुआ है दिस वन, ठीक है। तो ये आपके पास स्मॉल रेजिस्टेंस आ जाओ, तो पहले हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, रो dx अपॉन, ये आपके पास रेडियस है तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो आपके पास आएगा ए एल प्लस बी माइनस एक्स, बी माइनस ए इंटू एक्स है, सॉरी फॉर दैट, बी माइनस ए इंटू एक्स होल स्क्वायर, अपॉन एल स्क्वायर आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, जो अपॉन एल स्क्वायर है यहाँ पे अपॉन में आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये dr हो चुका है। अब इसके आगे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो dr की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रो एल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए एल प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये अलग अलग इसलिए लिख दिया है क्योंकि वो वाला टर्म में आप देख पा रहे हैं, इस टर्म में एक्स अंदर इन्वॉल्व है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कुछ होना है। अब मैं टोटल रेजिस्टेंस देखूं तो ऐसे कितनी डिस्टेंस मिल करके इस पूरे रॉड को कवर कर देती, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक ये सारी लिमिट लगा दें तो आपको पूरा रेजिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसमें इंटीग्रेट कर देता हूँ नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, 0 टू l, तो 0 टू कैपिटल R हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल R आपके पास क्या आएगा, कैपिटल R, कैपिटल R हो जाएगा रो एल स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है। अब ये इस पूरे टर्म को मैं ऊपर ले जाता हूं, देखिएगा तो इंटीग्रेशन स्टेप में आपके पास आएगा ए एल
प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स होल पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, लिमिट 0 टू एल, रो एल स्क्वायर। अब इस पूरे को x जैसा टर्म मान लेते, x पावर माइनस 2, तो x पावर माइनस 2 का मतलब हो गया x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये आप देखेंगे इसको x जैसा माना है तो इसकी पावर n प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1, तो यानी इसकी पावर माइनस 1 होगी, माइनस 1 हो तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन ए एल प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स, ये अपॉन में आ जाएगा। लेकिन अपॉन n प्लस 1, तो n प्लस 1 का तो माइनस 2 प्लस 1, तो एक माइनस आएगा, तो एक माइनस भी नीचे मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा। और ये पूरा x नहीं तो इसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड भी करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो b माइनस ए का एक और डिवाइड आएगा, तो 1 अपॉन बी माइनस ए। और इसमें लिमिट जो लगेगी वो लिमिट होगी 0 टू l, ठीक है। अब अगर ये मैं माइनस अंदर कंज्यूम करूं तो ये लिमिट l से 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी रो एल स्क्वायर, ये रो एल स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए कर दिया है, बी माइनस ए कर दिया है, और ब्रैकेट में 1 अपॉन ए एल प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स, लिमिट मैंने कर दी एल टू 0। एल टू 0 क्यों कर दी लिमिट एल से 0, क्योंकि माइनस मैंने यहाँ पे कंज्यूम कर दिया, लिमिट बदल जाएगी, तो एल से 0। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर इसको टू रो एल स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, ब्रैकेट में एक बार x के प्लेस में 0 कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन ए एल माइनस, एक बार l के प्लेस x प्लेस में l कर दीजिए, तो 1 अपॉन ए एल प्लस, और जब यहां हम l रखेंगे तो बी एल माइनस ए एल हो जाएगा, तो प्लस बी एल माइनस ए एल हो जाएगा। अभी ए एल कैंसिल आउट हो गया, रो एल स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए 1 अपॉन ए एल माइनस 1 अपॉन बी एल, रो एल स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, नीचे ए बी एल लिया जाए तो आप पास आएगा बी माइनस ए, एंड दिस बी माइनस ए कैंसिल आउट, दिस एल कैंसिल आउट, देन योर आंसर बिकम्स आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए बी। एक मिस्टेक हो चुकी है, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे पाई होना चाहिए, ये देखिए पाई है तो पाई आर स्क्वायर, पाई हर जगह छूट चुका है तो मैं पाई को लगा देता हूं, पाई 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 बी माइनस ए के साथ पाई, यहां भी पाई हो जाएगा, दिस वन इज पाई एंड दिस वन इज पाई, तो रो एल अपॉन पाई ए बी इज योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो ये आपका पास आंसर आ जाता है। ऐसे ही अगर आपको हीट में दिया होता है, थर्मल कंडक्टिविटी या दी होती, अगर इसके हीट में ये थर्मल कंडक्टिविटी होती तो मैं यहां लिख दे रहा हूं हीट टॉपिक होता, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के दी होती, इसका रेजिस्टेंस जो आता, जैसे आप यहां फॉर्मेट देख रहे हैं रो एल अपॉन पाई ए बी, रो रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी उसका उल्टा होता है, ठीक है, तो एल अपॉन के पाई ए बी आंसर बन जाता है आपका हीट के केस में, एल अपॉन के पाई ए बी, क्योंकि यहाँ कंडक्टिविटी आपको इस प्रॉब्लम में रेजिस्टिविटी दी हुई थी, तो ध्यान दीजिए ये एक आंसर हो जाएगा हीट में ये क्वेश्चन दिया होता तो, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल था, रो दे 1 बाई के कर दिया, एल अपॉन के पाई ए बी, ये आपका आंसर हो जाता। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये क्वेश्चन नंबर 10, अगली प्रॉब्लम देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 30 नंबर, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ये जो केस यहाँ पे मैं बताऊंगा इसको ऐसा आप कैपेसिटर में भी यूज कर सकते हैं। 3 रजिस्टर दिए हुए हैं और इनका ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा गया, इसको हम एक मेथड है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है निकाल लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखें तो मेरे पास डायग्राम है, मैं बुक लिए बैठा हूं, ठीक है। तो यहां पे एक ऐसे रजिस्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 आर आर एंड आर,
तीन रजिस्टर दिए हुए, पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, और यहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया गया, दो के बाद यहाँ से वायर लेके कनेक्ट किया गया, यहाँ से दो के बाद ऐसे कनेक्ट किया गया है। आपको आर ए बी चाहिए, ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के मेथड, इसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे करते हैं? हमें जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना होता है, हम उन पॉइंट के कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं, V1 V2। हमें V1 V2 के बीच में R इक्विवेलेंट चाहिए। आप देखते हैं जहां तक कनेक्टिंग वायर होगी पोटेंशियल वहां तक फैल जाएगा, तो इस वायर के रजिस्टर के एंड में एक V1 आ जाएगा, ये V1 यहां पर भी बैठेगा, इसके एंड पर भी, और यहां पर भी V1, और यहां पर भी V1 आएगा। दिस वाज V1। अच्छा, यहाँ पे V2 माना है तो इसके एंड पे यहाँ पे V2 आ जाएगा, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे V2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी इसके एंड पे V2 आ जाएगा। मैं रजिस्टर की नेमिंग कर देता हूँ, रजिस्टर के अपने ऑर्डर नेमिंग कर देता हूँ। ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है, ये थर्ड रजिस्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर मैं टेबल बनाता हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर मैं देखो फर्स्ट रजिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस देखो, तो इसके एंड्स पे दो एंड हैं, देखिए उन पे पोटेंशियल क्या फैला हो, V1 V2, तो ये V1 डिफरेंस V2 होगा। सेकंड रजिस्टर देखो, इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस का, इसका एक एंड ये है, एक एंड ये है। नो मींस फॉर हायर एंड लोअर V1 डिफरेंस V2 है, तो इसे वो V1 डिफरेंस V2 काउंट होगा। थर्ड पर देखो, उसका एक एंड ये V1 है, एक एंड V2 पर है, तो ये भी V1 डिफरेंस V2 काउंट होगा। तो आप गौर देखें, तीनों में ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, एंड दिस कंडीशन ऑफ पैरेलल, तो तीनों ही पैरेलल होंगे। इसका एक मॉडिफाइड डायग्राम बनाया जा सकता है। सपोज हमने ये पॉइंट अपना ए लिख दिया है जहां का पोटेंशियल V1 है, ये पॉइंट बी लिख दिया है जहां का पोटेंशियल V2 है। अब ये आपका पहला रजिस्टर बन जाएगा ऐसे, ये सेकेंड रजिस्टर हो जाएगा, और ये इस टाइप से थर्ड रजिस्टर हो जाएगा, आर आर एम। अब आप देख पाए तीन रजिस्टर आपके सामने आ चुके हैं, इसका मॉडिफाइड डायग्राम ये आ चुका है। ठीक है, तो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा, आइडेंटिकल रजिस्टर तो R/3। दिस बिकम योर आंसर। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ऐसे ही कई 4-5 दिए होते, कई और कनेक्शंस होते, तो हम सेम टाइप से इसको यूज कर सकते थे, तो ये आपका आंसर आ जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 41 नंबर प्रॉब्लम। 41 के दो पार्ट हैं, मैं दोनों पार्ट आपको बताता हूं। चलिए 41 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 41 नंबर प्रॉब्लम, दो पार्ट है इसके, दो सेक्शन है। प्रॉब्लम नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 ए पार्ट देखता हूं। ए पार्ट ये देखिए कुछ इस टाइप से बनाया गया, बहुत ही आसान है। मैं डायग्राम बना ले रहा हूं। यहां पे एक ट्रायंगल जैसे ज्योमेट्री बनाई गई है, दिस वन, दिस वन, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और यहां पे फिर से एक ऐसे रजिस्टर आया है, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इस पॉइंट को मैं सी मान लूं, इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूं। लेट अस सपोज सारे रजिस्टर आइडेंटिकल हैं, आर 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 आर। तो आप गॉस देखें, अगर आप देख पाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। गॉस देखिएगा, यहाँ पे एक ये ज्योमेट्री जो दिख रही, इतने वाले पार्ट को आप हाइड कर लीजिए, तो आप गॉस देखेंगे इन दोनों का रेशियो, क्योंकि ये दोनों के एंड सोर्स यानी ए पर है जहां इसके अबाउट में रजिस्टर निकालना है, और ये बी पर है। तो इसको अगर मैं अभी हाइड कर लूं तो यहाँ पे देखेंगे दिस अपॉन दिस बैलेंस है, तो ये आर जो है बीच में, इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट सी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ सेम होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो इसके बीच में लगी हुई डिवाइस का कोई रोल नहीं होगा। इट इज अ कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती है, मैंने बता दी है। इसका कोई रोल नहीं हुआ। तो आप गॉस देखें तो ये अब ये दो आर और आर सीरीज हो जाएंगे, ये आर और आर सीरीज हो जाएंगे, ये आर सीरीज हो जाएगा। तो आर और आर सीरीज होकर के क्या आंसर आएगा आपका, ऊपर एक 2r बन जाएगा, फिर एक 2r बन जाएगा, और जो स्ट्रेट ए और बी से लगे हुए थे वो एक r हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों पैरेलल हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट आपके पास आएगा 1/2r
प्लस 1/2r प्लस 1/r। तो इसको मैं 2/2r लिख सकता हूँ, 2 1 3 1 4, 4/2r। तो r इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 2r/4 मीन्स r/2। दैट बिकम योर आंसर। और वैसे भी देखना सिंपली 2r का पैरेलल हो गया r, फिर r और r का पैरेलल r/2, आंसर बिकम्स r/2। बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी। चलिए इसका बी पार्ट लेते हैं, सेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी इसका क्या है वो डायग्राम मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, देखिएगा। सेक्शन बी, सेक्शन बी में कितने रजिस्टर लगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 7, ये कॉमन सी एक लाइन है, 2 है, 5 ऊपर लगे 5 नीचे लगे। तो चलिए इसको कैसे करते हैं वो देख लीजिए, पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को। मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 और यहां पे एक कॉमन पॉइंट होगा 3 4 5 6 7। ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी। सिमिलरली यहां पर देखेंगे 2 पॉइंट होंगे 8 9 10 11 12। ये आपके पास डायग्राम आ चुका है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम, सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे यहां पर ये एक लाइन जा रही है, इस लाइन से देखिए कई तरीके हो सकते हैं। अगर मैं यहां पर ऐसे एक मिरर रख दूं, लेट अस सपोज, अगर मैं यहां पर ऐसे एक मिरर रख दूं तो गॉस देखिएगा एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, इसकी इमेज नीचे वाला पार्ट दिखा देगा। मुझे नीचे देखने की जरूरत नहीं, इसको देखो और मिरर पे इमेज देख लो तो पूरा डायग्राम पूरा दिखे, जबकि डायरेक्टली मुझे पूरा डायग्राम नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे एक मिरर रख दूं तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे आप देख पा रहे हैं ऊपर वाले पार्ट की इमेज नीचे वाले पार्ट को पूरा कर रही है, नीचे वाले पार्ट की इमेज ऊपर वाले पार्ट को पूरा कर रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम में कुछ जंक्शन अननेसेसरी होती हैं, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ 41 का बी पार्ट है, 41 या 40 देख लेता हूँ कौन सा है, दिस इज द 41 का बी पार्ट। ठीक है, तो जंक्शन रिमूवल मेथड भी कहलाता है, यहाँ पे मैं उसका यूज कर सकता हूँ, जंक्शन रिमूवल मेथड। ठीक है, तो यहां पर कुछ जंक्शन जो होती है वो अननेसेसरी होती है, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब इस डायग्राम में देखिएगा, इस पॉइंट ओ पर कुछ जंक्शन दिख रहे हैं, हम इनको हटा सकते हैं। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा इस टाइप से, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, यहां से जंक्शन हटा दूं, तो आप देखेंगे मैं इस जंक्शन को हटा देता हूं तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये बहुत ही आसान डायग्राम हो जाएगा, दिस वन ऐसे और ऐसे। तो अब गौर देखिए, ये R 2R हो जाएगा, फिर R पैरेलल होगा, फिर ये R है, ये R है, ये R 2R हो जाएगा, फिर ये R इसके पैरेलल होगा, ये R इसके सीरीज हो जाएंगे, और ये R और ये R 2R है। तो गौर देखेंगे ये R और 2R हो गए, 2R और R का मिला कितना हो जाएगा 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, यानी कि 2R/3 हो जाएगा। तो इस पूरे का इफेक्ट 2R/3 आ जाएगा, 2R/3, 2R/3 प्लस R प्लस R, 2R/3 प्लस R प्लस R मिला हुआ 3 3 6 to 8, 8R/3 हो जाएगा। एक ब्रांच का ऊपर 8R/3 हुआ, सेम ब्रांच नीचे दी हुई है तो इसका भी 8R/3। कैसे? R प्लस R 2R और R का पैरेलल हुआ तो ये आ गया 2R/3, 2R/3 प्लस R एक ही ब्रांच में सीरीज में हो, 2R/3 प्लस R 3 3 6 to 8, 8R/3 आपका आंसर इस ब्रांच का होगा। सेम ब्रांच ये 8R/3 इसका होगा, एक 2R है, तो ये तीनों पैरेलल आ जाएंगे। तो आपके पास ए पॉइंट हो गया एक ब्रांच में। अब गौर देखिए, इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ, 8R/3 इसका 8R/3 इसका पैरेलल है, तो मिला कितना हो जाएगा 4R/3, हाफ हो जाएगा, और एक 2R हो गया, 4R/3 और 2R, ये बीच वाली ब्रांच होती है, ये 2R, ये पॉइंट बी हो गया है। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/4R/3 प्लस 1/2R
तो यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते 4 हो चुका है, तो कितना हो गया 3 to 5 अपॉन 4r, 1 अपॉन r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट जो आएगा आपके पास 4r/5 आ जाएगा। दैट बिकम योर आंसर। दिस इज 41B। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम में से एक है। इसका आंसर 4r/5 आ रहा है। 41B 4r/5 आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 44 बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें 3 डिफरेंट प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, जिनमें से मैं एक प्रॉब्लम आपको बताऊंगा और 2 मैं आपको एज ए TYS दे रहा हूं, उनको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है प्रॉब्लम। इस टाइप से एक क्यूब बना हुआ है, ये एक वायर का फ्रेम है। आप देख पा रहे हैं क्यूब है, इसकी नेमिंग कर देता हूं ABCDEFGH। ये वायर का एक फ्रेम है और यहां पर हर एक पार्ट में एक स्मॉल r रेजिस्टेंस होगा। हर साइड का रेजिस्टेंस स्मॉल r है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 साइड कौन सी छूट गई? बेस में 4 हैं, वर्टिकल 2 हैं, यस HG 12। ये 12 रेजिस्टेंस है। आपको बॉडी डायगोनल जो दिख रहा है, अगर बॉडी डायगोनल में बात करूं तो A और G, इसके करंट यहां से गिर जाएगी और यहां से पास हो गई। ठीक है, इनके बीच, इन 2 पाई के बीच R इक्विवेलेंट पूछा गया, RAG बॉडी डायगोनल है। ये हमें निकालना है, मैं निकालने जा रहा हूं। बट अगर मैं आपसे पूछूं RAB निकालना हो, किसी एक साइड में 2 पॉइंट है AB BC, सबका आंसर एक ही होगा, ये आपको निकालना है। और इसके साथ साथ अगर फेस डायगोनल पूछो, जैसे AH दिख रहा है आपको या AC दिख रहा है, तो RAC या AH। देखिए इसके 12 क्वेश्चंस होंगे, क्यों 12 साइड्स होती है, किसी एक के अलॉन्ग निकालें तो आपका आंसर सेम आएगा। इसके भी 12 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि 12 फेस डायगोनल होंगे। 6 फेसेस हैं और उसमें 2 डायगोनल होते हैं हर एक में, तो ये 12 क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं, सबका आंसर एक ही होगा। और जो AG लिखा है मैंने, इसमें 4 केस हो सकते हैं, क्योंकि क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। मैं नाम बता दूं, AGBF और आपके पास आ जाएगा CEDH। ये 4 बॉडी डायगोनल, सबका आंसर एक ही होगा। तो ये मैं करने जा रहा हूं और ये 2 जो क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं, ये आपके ट्राई योरसेल्फ है। आप इसी क्वेश्चन में कमेंट करके मुझे बताएंगे ट्राई योरसेल्फ कि आप इसको कर पाए या नहीं। इसका मैं सबसे इजीएस्ट पॉसिबल मेथड बताने जा रहा हूं। क्या हो सकता है इसमें, व्हीट स्टोन में कुछ कंडीशंस दिखाऊंगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप में कुछ कंडीशन दिखाऊंगा क्या होता है, और सबसे इजीएस्ट मेथड है, एक लाइन पे इसका आंसर आपको दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके डायग्राम को दिखाने के लिए आपको क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम A से चलते हैं। A को मैं मान लेता हूं सोर्स, A इज अवर सोर्स, A हमारा सोर्स है, और G जो है जहां हमें पहुंचना है वो डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब A से देखें, हमारे पास 3 रास्ते हैं। रूट नंबर 1 वाया B से होकर आगे निकला जा सकता है, रूट नंबर 2 D से, और वाया रूट नंबर 3 E से। ये 3 रास्ते हो गए जो मैं किसी से भी चल के G तक पहुंच सकता हूं। चलिए A से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैंने A यहां लिख लिया, A यहां लिख लिया। अब A से अगर मैं B पे पहुंचा, तो B तक मैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस से हमारा मतलब यहां रेजिस्टेंस है, तो मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस R ट्रेवल करके मैं पहुंच गया। अभी मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, हमें डेस्टिनेशन मेरा G है, वहां पहुंचना है। तो गॉस देखिए, अब B पर आप खड़े हो जाइए और देखिए कितना चलकर आ चुके हैं। चलकर आ चुके का हमारा मतलब है कितना रेजिस्टेंस पार हो चुका है और कितना रेजिस्टेंस और चलना बाकी है। तो अगर आप B पे खड़े होंगे तो सोर्स का देखें तो एक रेजिस्टर R है
और किसी भी रास्ते से वाया एच जाए तो 2 रजिस्टर चलना बाकी है, वाया सी जाए तो भी 2 रजिस्टर चलना बाकी है। शॉर्टेड पाथ को आपको काउंट करना है क्योंकि करंट शॉर्टेड पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, तो रेशियो आएगा 1:2। फॉर पॉइंट बी रेशियो आएगा 1:2, यानी कि सोर्स से जितना चलकर आ चुके हैं और डेस्टिनेशन में जितना चल के जाना है, तो ये 1:2 आएगा। इधर 1 इस रास्ते जाओ या इस रास्ते जाओ, वाया सी 1:2। अच्छा, डी रास्ते पे अगर आप चलते हैं पाथ नंबर 2 पे डी आता है, डी पे खड़े हो जाइए, हमारा स्टॉप है, यानी जंक्शन को मैंने स्टॉप नाम दिया है। डी पे खड़े हो जाए और आप चेक करें कितना चलकर आ गए हैं और कितना डेस्टिनेशन तक चलने के लिए बाकी है, तो आपको मिलेगा 1 रजिस्टर आप चलकर आ गए और 2 रजिस्टर आपको चलना बाकी है। ठीक है, किसी रास्ते डी से आगे 2 रास्ते और खुल जाते हैं, वाया सी होकर जी जाए या वाया एफ होकर जी जाए, दोनों में 2 रजिस्टर हैं, 2 आर चलना बाकी है और 1 आर चलकर आए, तो यहाँ भी रेशियो 1:2 मिलेगा। और गॉस देखें ई में भी कुछ ऐसा होना है पाथ नंबर 3 पे। ई पे आप पहुंच गए तो सोर्स से 1 रजिस्टर यानी कि आर आप चल चुके हैं और आपको डेस्टिनेशन जी पहुंचने के लिए वाया एच जाए या वाया एफ जाए, दोनों केसेस में आपको 2 आर चलना बाकी है। तो पॉइंट ई के लिए भी आपका ये रेशियो 1:2 आ जाएगा। और आपको पता है अगर ये रेशियो सोर्स वर्सेस डेस्टिनेशन रेशियो अगर आपके सेम होते हैं, यानी कि सोर्स है मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, डेस्टिनेशन मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है। अगर ये रेशियो सेम होता है तो ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पॉइंट होते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि पोटेंशियल ऑफ B is same as potential of D is same as potential of E। ये तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, यानी इनको हम सेम पोटेंशियल काउंट करेंगे, तो इसको मैं ऐसे घेर देता हूं, राइट। जब मैंने इसको ऐसे घेर दिया तो यही काम अगर आप देखें तो F, G और H में मिल जाएगा। अगर मैं F, G और H की बात करूं तो इनके लिए सोर्स डेस्टिनेशन रेशियो 2:1 होगा, चेक कर सकते हैं। जैसे F पे मैं देख लेता हूं, F तो शॉर्टेस्ट देखिए डेस्टिनेशन पॉइंट ए से 2 है, किसी रास्ते देख लो, और सोर्स से 1 रेजिस्टेंस दूर है, तो 2:1। आप H की बात कर लें तो 1 2 1 2, सोर्स से 2 और डेस्टिनेशन से 1, और C की बात करें तो ये भी ऐसा होगा। ठीक है, सॉरी G पॉइंट मैंने गलत लिख दिया, यहाँ C पॉइंट होगा ये F C H। ठीक है, तो ये तीनों सेम पोटेंशियल पॉइंट है। और आपको पता है किसी भी सर्किट में अगर कोई भी 2 सेम पोटेंशियल पॉइंट है तो हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं यहाँ कुछ ऐसे ही करने जा रहा हूँ। ये तो था कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड पे तो देखते ही विजुलाइज हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो गौर देखिएगा, मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ए पे खड़ा हूँ, कितने रजिस्टर हो करके मैं ए से 3 रजिस्टर निकले, 1 2 3, और ये ई बी और डी पे मिलते हैं, और मैं इन तीनों को विजुलाइज करी ई बी डी को जोड़ देता हूं, सेम पोटेंशियल पॉइंट है। ऐसे एफ जी एच को, एफ सी एच को भी जोड़ूंगा, तो इनको जोड़ दो तो ए से 3 रजिस्टर निकलते हैं, 1 2 एंड 3। ये किन किन पॉइंट पे जाते हैं? इन पॉइंट का नाम है बी डी और ई। बी डी ई ये 3 पॉइंट के नाम है, यहाँ पर ऐसे जाते हैं बी डी ई। ये देखिए बी डी ई और तीनों को कनेक्ट कर देना। अब गौर देखिए बी से 2 निकले, कहां जा रहे हैं? एफ एच और सी पे, और एच और सी को भी हमें ज्वाइन करना है, तो बी से 2 निकाल दिए, 1 2, ये पॉइंट आया एच और सी, दोनों को हमें फिर भी ज्वाइन करना है, इनके पोटेंशियल भी आपस में सेम है। अब बी की बात हो गई तो डी से भी 2 निकले, वो कहां जा रहे हैं? डी से जो 2 निकले वो जा रहे हैं एफ और एच पे, एफ और सी पे। डी से एक सी जा रहा है, एक एफ जा रहा है, तो यहाँ पे उनको भी ज्वाइन करना, तो एफ भी यहीं पर आ जाएगा, और ये 2 आ गए। ये पहले 2 बी से निकले थे, दूसरे 2 डी से निकले थे, अब ई से देखो 2 निकले, तो ई से एक निकला एच जा रहा है, एक निकला एफ जा रहा है, तो एच और एफ भी यही पॉइंट है, तो ई से भी 2 निकाल दीजिए, 1 एंड 2। ये सारे पॉइंट यहाँ ज्वाइंट हो जाएंगे, और कॉस देखें 1 2 3 4 5 6, 2 बी से, 2 डी से, 2 ई से, इन्हीं 3 पॉइंट मिलेंगे, तीनों पॉइंट को भी हमें कनेक्ट करना था। इसके बाद अब आप डायग्राम देखें, एफ से 1 निकलेगा, एस से 1 निकलेगा, और सी से 1 निकले, जी पहुंच जाएंगे, 1 2 एंड 3, ये हम जी पहुंच जाएंगे। और गॉस देखें यहाँ पे 3 रजिस्टर पैरेलल है, आर आर के हैं सब, तो ये आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाते हैं, this is r by 3 and this is r by 6 and this is r by 3।
3 रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, तो आपका आंसर RAB जो आएगा इन तीनों को जोड़ कर आएगा। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, तो कितना हो जाएगा 6 ले लीजिए, तो 2R प्लस R प्लस 2R, 2 2 4 5 R/6 आपका आंसर हो जाएगा, 5 R/6। एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर 5 R/6 है। बहुत अच्छा शॉर्टेस्ट मेथड है, इससे छोटा कोई मेथड आपको इस प्रॉब्लम का मिल ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। ढेर सारे कैलकुलेशन हो सकते हैं। द इजिएस्ट पॉसिबल मेथड टू सॉल्व द 12 रजिस्टर अलोंग द क्यूब साइड अलोंग द बॉडी डायगोनल, ठीक है, इक्वेशन निकालने का सबसे आसान तरीका है 44 नंबर। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इससे इजिएस्ट मेथड मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। तो ये कौन सी नंबर प्रॉब्लम थी हमारी? दिस वन 44 5 R/6 आंसर सही है, ठीक है। मेरे पास बुक रखी हुई है, मैं उससे आंसर भी वेरीफाई कर रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट इज, अगला प्रॉब्लम कौन सा है मेरा सीरीज का वो देखते हैं। 44 के बाद 53 नंबर प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आप देख पा रहे हैं। 44 ऊपर निकली जस्ट। 53 नंबर प्रॉब्लम, द पोटेंशियोमीटर वायर AB एज शोन इन फिगर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, is 40 centimeter long. If 40 centimeter long, where should be the free ends of the galvanometer be connected on the AB so that the galvanometer may show zero deflection. पोटेंशियोमीटर वायर हो या मीटर बेस वायर हो, हम मानते हैं यूनिफॉर्म वायर है, उनके रेजिस्टेंस लेंथ के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये 40 सेंटीमीटर लेंथ है, यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया, ये जीरो डिफ्लेक्शन दे, ये तभी दे सकता है जब यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तभी होगा जब यहाँ पे व्हीटस्टोन बेस की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। रेजिस्टेंस ऑफ दिस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वायर इज सेम एज रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वायर। तो हमें नहीं पता इस वायर के इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है और इसका कितना है। तो आपको पता है यूनिफॉर्मली वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के रेशियो पर ही होता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं कितनी डिस्टेंस पर बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। तो लेट स्टार्ट। यहां पे आपको 8 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दिस वन इज 53। 8 12 AB 40 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, नल पॉइंट पता करना है। 8 12 एंड AB 40 सेंटीमीटर वायर। क्वेश्चन नंबर 53, 8 ohm 12 ohm and this is A, this is B, AB is 40 centimeter, right, and this is battery and this point is गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कहाँ टच करें, तो हमने मान लिया इस पॉइंट का एक नाम ले लिया, मैंने नेमिंग कर दिया पॉइंट C। सपोज यहां से X पर करें तो ये डिस्टेंस कितना होगा 40 - X और ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, कीप इन माइंड, राइट। तो हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन है, जीरो डिफ्लेक्शन, तो मैं यहां कह सकता हूं 8 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ RAC पार्ट इक्वल टू 12 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ RCB पार्ट। तो आप देखेंगे RCB अपॉन RAC इक्वल टू 12/8 आ जाएगा। और आपको पता है यूनिफॉर्म वायर में रेजिस्टेंस का रेशियो उनके लेंथ के रेशियो में होता है, तो R प्रोपोर्शनल टू L होगा, यानी कि R1 अपॉन R2 जो होगा वो L1 अपॉन L2 होगा। अगर ऐसा है तो मैं ये वैल्यूज यहां डाल देता हूं। तो आप देखेंगे CB पार्ट की लेंथ 40 - X अपॉन AC पार्ट की लेंथ X इक्वल टू 12 को हम कैंसिल कर सकते 3/2 4 से 3/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 - 2X इक्वल टू 3X, 3X इक्वल टू 3 और 2 मिला के 5X हो जाएगा। 5X इक्वल टू 80, X इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर। इट मीन्स A एंड से 16 सेंटीमीटर पे आपकी एक बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी। तो दिस इज 16 सेंटीमीटर एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर। और ये रेशियो भी देखिए 2:3 पे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2:16 पे। एंड दिस इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम, बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम अपने आप में व्हीटस्टोन्स के बैलेंसिंग लेंथ की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम देखते हैं कौन सा है। आई थिंक नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 54 हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है।
फिर से ध्यान दें। और इस 54 नंबर प्रॉब्लम सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने भी 53 में बताया है। द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी सोन इन फिगर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पे टोटल लेंथ दी हुई है, वेयर एडी इज 30 सेंटीमीटर, एडी पार्ट 30 सेंटीमीटर है, तो बीडी पार्ट आपका 20 सेंटीमीटर बचा होगा, ठीक है। नो डिफ्लेक्शन अकर इन द गैल्वेनोमीटर, फाइंड द आर। तो हम ये सीधे कह सकते हैं ये 30 सेंटीमीटर है, तो 6/30 इसको टू R/20, सीधे आंसर आ जाएगा विद इन 10 सेकेंड। तो 54 नंबर प्रॉब्लम ले लेते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर 54 का डायग्राम फिर से देख लेते हैं और बताते हैं। 6/30 ये पार्ट 30 दिया है, R/20, सीधे आंसर आ जाएगा 6/30 R/20, 6/30 इसको टू R/20, ये कैंसिल हो गया, तो R इसको टू 4 ओम आ जाएगा। दैट बिकम योर आंसर, R इसको टू 4 ओम। दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर, कौन सा प्रॉब्लम नंबर था ये? प्रॉब्लम नंबर 54, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। चले आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, देखते हैं अगली प्रॉब्लम कौन सी है हमारी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 56, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम इन द व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी पोटेंशियोमीटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक अच्छी प्रॉब्लम में आती है ये, और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है। तो मेरी सलाह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पूरे तरीके आप समझें, कैसे क्या होता है, और अपने आप में एक पोटेंशियोमीटर के एक अच्छे कॉन्सेप्ट को समझाती है ये प्रॉब्लम। तो बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा 2 पार्ट है इसमें, तो दोनों पार्ट में कुछ कैलकुलेशन हो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर प्रॉब्लम को आप लोग पढ़ लीजिए। Consider the potentiometer circuit arranged as in figure. The potentiometer wire is 600 centimeter long. At what distance from the point A should the jockey touch the wire to get zero deflection in the galvanometer? पहला तो ये है कि ये जॉकी को कहाँ टच कराए, किस जगह पर कराए, ए से कितने डिस्टेंस पर कराए कि ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे। दूसरा पार्ट है, इफ द जॉकी टचेस द वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 560 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, व्हाट विल द करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो ये बात कंफर्म है, पहले पार्ट का आंसर 560 नहीं हो सकता, तो 560 को से करंट पूछ लिया सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को कहाँ टच कराए कि ये जीरो डिफ्लेक्शन दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम में, मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ। ई है, आर है, 15 आर है, E/2 है, R है गैल्वेनोमीटर। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 56, प्रॉब्लम नंबर 56 स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 56, ये आपको दिया हुआ है E, स्मॉल r, और ये पॉइंट A है, ये आपके पास एक पूरा वायर होगा B, और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है 15R है, ये स्मॉल r है, ये E है, राइट। ए बी लेंथ जो दी है वो आपको 600 सेंटीमीटर दी हुई है, ये मैंने लिख दिया 600 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक दूसरा वायर लिया जाता है, एक बैटरी ली जाती है, इसका EMF E/2 है, रेजिस्टेंस इसका इंटरनल स्मॉल r है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया है, और ये कह रहा है कहाँ पे टच कराएं, नल पॉइंट। तो सपोज हमने मान लिया इसको सी पॉइंट पे कहीं टच करा देते हैं, यहां से कितने डिस्टेंस पर होगा, ये डिस्टेंस L हमें निकालनी है, ठीक है, ये L डिस्टेंस निकालनी है, ये पार्ट ए की पहला पार्ट है। अब देखें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी कि इस पार्ट से कोई करंट नहीं जानी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जरा ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये होता है, अभी आप नीचे वाले पार्ट को भूल जाए तो देखें, ऊपर से एक गैल्वेनोमीटर में करंट आएगी, जो पोटेंशियल, सॉरी गैल्वेनोमीटर कह रहा हूं, इस वायर में करंट आएगी, तो नीचे वाले पार्ट को मैंने टच नहीं कराया, तो ये कितनी करंट भेज रहा होगा, तो वो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से निकलने वाले करंट को I बोलूं, तो ये आपके पास I आएगा ऊपर वाले लूप में, ऊपर वाले लूप में I होगा E नेट, एक E दिखेगा, अभी इसको टच नहीं कराया है, अपॉन R, इस वायर का 15R है, इसका R है, तो कितना हो जाएगा, E अपॉन 15R प्लस R, कितना हो गया, E अपॉन 16R, E अपॉन 16R हो गया। अब मैं यहां पे चेक करना है पोटेंशियल कितना आया ए बी वायर के क्रॉस, तो डेल्टा V पोटेंशियल अबाउट अक्रॉस वायर, यानी ए बी पॉइंट में, तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल क्या आया, तो ये आपके पास पूरी लेंथ में 600 सेंटीमीटर लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा I जो ऊपर में निकाला है,
इंटू आर ए बी वायर का रेजिस्टेंस। तो आई है आपके पास E अपॉन 16R इंटू वायर का रेजिस्टेंस है 15R। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ए बी जो आ जाएगा दैट इज E अपॉन 15 E अपॉन 16R, दैट इज 15 E अपॉन 16R। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट। यस, 15E अपॉन 16R आ जाएगा। चलिए, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूं यहीं पे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूं तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ। तो ये आपके पास आएगा 15E अपॉन 16R इन अपॉन 600 सेंटीमीटर है। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वोल्ट पर सेंटीमीटर। मैं वोल्ट पर सेंटीमीटर ही लिख देता हूं, आप एसआई में लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, हर एक सेंटीमीटर पे इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। अब गौर देखें, अगर मैंने यहां सी पॉइंट पे कनेक्ट करा रखा है तो ए से लेकर सी तक पोटेंशियल ड्रॉप जो हो वो नीचे वाली बैटरी के ईएमएफ के इक्वल अगर हो जाए, नीचे वाली बैटरी के, तो ये दोनों तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये वाली करंट पूरी ऐसे जब पास होते हुए निकल जाएगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम यहां चेक करें कितने डिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप E/2 होता है, ठीक है। तो अब यहां एक अगला पॉइंट में ले सकता हूं कि नीचे की बैलेंसिंग लेंथ जो है E/2 है, E/2 बैटरी को बैलेंस करना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो हमें काउंट करना है E/2 करना है, ठीक है। और कितनी लेंथ में, स्मॉल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप E/2 करना है। तो अब आपको यूनिट लेंथ में पोटेंशियल, यूनिट सेंटीमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप ये लिखा हुआ है जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं। तो L सेंटीमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15E अपॉन 16R अपॉन 600 इंटू L इक्वल टू E/2। ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए, यहां से आपके पास L आ जाएगा बैलेंसिंग लेंथ। E से E कैंसिल कर दीजिए, स्मॉल l कितना आएगा E/2। ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ चुका है। सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ 15R है तो ये R कैंसिल होगा, ये छूट गया है, सॉरी फॉर दैट। तो 15E/16 आएगा क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट ही नहीं बनती। तो ये आपके पास, सॉरी, इट वाज ए काइंड ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, 16 है और यहाँ से भी R को हम हटा देते हैं, ये गलत लिख गया था, दिस वन, ये R हट गया। अब यहाँ से आप L को निकाल लेते हैं, तो L कितना आएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट L की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 16 इंटू 600 अपॉन 15 इंटू 2, कितना हुआ 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 20 16 20 320 सेंटीमीटर। ये बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां से 600 सेंटीमीटर लेंथ थी, 320 सेंटीमीटर पे अगर आप करेंगे तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी। और एक वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम में से है, ये इसका पहला पार्ट है। चलिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट अगर अभी आपने पढ़ा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कह रहा है यहां से ये 320 320 जो आया है ये तो बैलेंसिंग लेंथ होगी, यानी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब कह रहा है यहां से 540 पे मैं कनेक्ट कराता हूं, 540 पे कनेक्ट कराऊंगा तो बताओ गैल्वेनोमीटर में क्या करंट होगी। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं 540 पे कनेक्ट करा के। तो इसका सेकेंड पार्ट चेक कर लेते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं। दिस वन इज E, this is R and this is resistor AB wire having length 600 centimeter, AB 600 centimeter and resistance of AB is 15 times of small r, 15 small r। और यहाँ पे एक E/2 की बैटरी लगी हुई है, स्मॉल r रजिस्टर है और ये गैल्वेनोमीटर है, और ये यहाँ पे इसको टच करा है, ये एक नया कनेक्शन पॉइंट है C डैश, ये नया कनेक्टिंग पॉइंट है। एंड AC डैश डिस्टेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में 540 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए एक बार क्वेश्चन को रिव्यू ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 540 गिवन है,
सॉरी फॉर दैट, गलत लिख गया था, 560 सेंटीमीटर पर है। इसे मुझे ध्यान है, मैं इसको चेक कर लूं, 560 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, तो चलिए 560 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 560 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप गॉस देखेंगे RAC जो आएगा, AC डैश, यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस आएगा, ये रेजिस्टेंस आपके पास 14 R आ जाएगा, 14 R आ जाएगा। 600 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस जो है 15 R है, तो 560 कितना होगा तुम निकाल सकते हैं। 600 सेंटीमीटर का 15 R है, 15 R बाई 600 इंटू 540। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 560 है, सॉरी फॉर दैट, 560, 40 हो गया, और ये 14 R आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। कितने पार्ट का रेजिस्टेंस? 14 R है। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जरा ध्यान देखिएगा, ये डायग्राम आपके पास बन गया, या ऐसे बना रहे थे। इसका रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूं, टोटल में से ये 14 R हो गया और ये स्मॉल r हो गया। ठीक है, अब हमें इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है हमें ये निकालना है। तो चलिए हम ऐसा मान लेते हैं, यहां से I1 करंट गई है और यहां से इस बैटरी से I2 करंट निकली है, ये दोनों यहां पे मिल जाएंगे, तो यहां पे होगी I1 प्लस I2। इससे I2 करंट निकालेंगे, हमें I2 ही निकालना है, I2 निकालना है, और इससे I1 निकालेंगे, ये दोनों यहां मिलकर गए, तो ये 14 R रेजिस्टेंस तक I1 प्लस I2 रहेगा। इसके बाद ये I2 नीचे टर्न हो गया और ये I1 जा रहा है, इस स्मॉल r पे I1 रहेगा, और ये I1 अपना सर्किट पूरा करने इधर, इस स्मॉल r में भी I1 रहेगा, ये I1 अपना सर्किट पूरा करने इधर, I2 अपना सर्किट पूरा करने इधर। तो ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू I2 करंट पास होगा, हमें ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल है और हमें दो लूप में इक्वेशन लगा देनी है। तो चलिए लूप नंबर 1 और 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं 1 और 2। लूप नंबर 1 और 2 हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो लूप 1 पे हम यहां से चलना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से चलेंगे, ऐसे घूमते हुए इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो चलिए यहां से नीचे चलते हैं, तो A से चले, A से आगे चले, करंट की सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ड्रॉप हुआ लूप 1 पे, ड्रॉप हुआ है तो ड्रॉप होगा माइनस का I मतलब I1 प्लस I2 इंटू R, R मतलब 15, सॉरी यहां से यहां तक I1 प्लस I2 है, 14 R है, 14 R है। अब इसके बाद इसके अगले पार्ट में जो R बचा है उसमें I1 है, तो I2 नीचे उतर चुकी है, तो I1 होगा, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, अभी भी ड्रॉप होगा, तो माइनस का I1 इंटू R होगा ये। अब यहां से ऊपर गए, फिर एक R आया, इसमें भी I1 है, सेम डायरेक्शन, तो माइनस का I1 इंटू R होगा, और ये प्लस का E होगा, इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब बात करते हैं लूप नंबर 2 पे। लूप नंबर 2 पे A से चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं और ऐसे लोअर कराएंगे, A से नीचे उतरे कुछ नहीं, ऐसे आगे गए तो हायर से लोअर गए, लूप 2 में डाल देता हूं, लूप 2 में नीचे उतरे कुछ नहीं हुआ, यहां से आ गए बैटरी से हायर से लोअर गए, तो माइनस का E/2, तो E/2 है। अब करंट का अपोजिट जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रही है और ये करंट I2 है, हम करंट का अपोजिट जा रहे हैं, गेन करेंगे, तो प्लस का I2 इंटू R, प्लस का I2 इंटू R, फिर ऊपर गए, फिर यहां से हम ऐसे आएंगे, तो करंट के अपोजिट आ रहे हैं, तो फिर गेन करें, तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 14 R रजिस्टर, करंट I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इंटू 14 R इक्वल टू 0। ये आपके पास जो दो इक्वेशन आई हैं 1 और 2, इनको सॉल्व कर लेंगे 1 और 2। पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अभी मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, आई होप सो कि आप IT के बच्चे हैं, IT एस्पायरेंट्स हैं, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर I2 हमको मिल जाएगा। मैं पहले सॉल्व करूँ, मैं आपके सामने आंसर लिख देता हूँ। I2 की वैल्यू हमारे पास आएगी, सॉल्व करें, 3E/22R, 3E/22R। आपको ऐसा मानना है I1 I2 वेरिएबल्स है, E and R गिवन पैरामीटर्स है, I1 एंड I2 वेरिएबल्स है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाइए, सब्स्टिट्यूट करिए, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, पूरा पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट को समझाती है। खैर 100% कॉन्सेप्ट तो नहीं आया इसमें, क्योंकि इसमें अभी एक पैरेलल शंटिंग भी की जा सकती थी, तो वो नहीं आया, लेकिन फिर भी एक अपने आप में अच्छी प्रॉब्लम थी। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यस, यहां से एक और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, और 57 है। अब ये हम RC सर्किट पे आ चुके हैं, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कंबाइंड प्रॉब्लम पर आ चुके हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम में काउंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 57 नंबर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 57, डायग्राम देख लीजिए।
एक 6 लगा हुआ है, ये 10 है, ये 20, ये 2 है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर शोन इन फिगर। खैर ये अपने आप में बहुत आसान प्रॉब्लम है, गौर देखें 2 वोल्ट है, ठीक है, और यहां से करंट ऐसे जाएगी क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि फुल्ली चार्ज कैपेसिटर अपनी ब्रांच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और वो रेजिस्टेंस ऑफर करने से कोई भी चार्ज या कोई भी करंट उस ब्रांच में नहीं जाती जब स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका होता है, तो वो ब्रांच ब्लॉक हो जाती है। तो बैटरी से करंट निकलेगी और ये यहाँ पे 10 पे जाएगी, फिर 20 पे जाएगी, ऐसे होकर अपना लूप पूरा कर रही होगी। 6 पे नहीं जाएगी क्योंकि 6 फुल्ली चार्ज होकर बैठ गया होगा, और हमारे प्रॉब्लम में वही चार्ज निकालना है। तो 57 हम बनाते हैं, 10, 22 एंड 6 माइक्रोफेड का है। तो चलिए आते हैं प्रॉब्लम नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे 6 माइक्रोफेड का एक कैपेसिटर है, ये 10 ओम है, देन आफ्टर 20 ओम है, और आपके पास 2 वोल्ट की शायद एक बैटरी लगी हुई है। 6 माइक्रोफेरेड, 10 ओम, 20 ओम एंड 2 वोल्ट की बैटरी है। तो करंट का जो हमारा सेंस होगा स्टेडी स्टेट में, वो करंट ऐसे जाएगी, सॉरी फॉर दैट, करंट इस टाइप से निकलेगी, यहां से ऐसे जाएगी, यहां से अपना ऐसे लूप टर्न कर लेगी, आई ऐसे होते हुए लूप पूरा कर लेगी ये, तो वो ब्रांच ब्लॉक हो चुकी है, हमें उस पर चार्ज निकालना है। तो पहले हम देखें इस सर्किट में करंट कितनी, करंट होगी I = E/R, E है 2 और R आपके पास हो 20 + 10 30 ओम, 2/30 यानी 1/15 एम्पियर करंट जा रही है। अच्छा, अब इन दो पॉइंट में सेलेक्ट कर लूं A और B, ये A और B, तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होगा, ये हायर हो ये लोअर हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V AB जो आपके पास आएगा वो I × RAB होगा। I आपके पास 1/15 है और RAB है 10, तो 10/15 यानी 2/3 वोल्ट हो जाएगा, 2/3 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, तो कैपेसिटर में जो चार्ज आएगा वो Q होगा C × डेल्टा V। C आपके पास 6 माइक्रोफेरेड, डेल्टा V आपके पास 2/3 वोल्ट, दैट इज 4 माइक्रो कूलम। दिस बिकम योर आंसर। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी समझाने के लिए। हाँ, अब ये भी मैं बता दूं, ये क्योंकि हायर पोटेंशियल पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है, तो यहाँ पे प्लस का चार्ज हो, यहाँ पे माइनस का, प्लस का 4 माइनस का 4 माइक्रो कूलम में। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। 57 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम कौन सी है? 57 बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है 59। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, चलिए इसको देख लेते हैं। फाइंड द चार्ज ऑन द 4 कैपेसिटर्स 1, 2, 3 and 4 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड। इन कैपेसिटर में आपको चार्ज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये कनेक्टेड भी है, कनेक्टेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम है, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट होंगे, ये भी सेम है तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट होंगे। करंट हमारी कैसे निकलेगी, तो चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, करंट दिखाता हूँ आपको कैसे। दिस वन इज प्रॉब्लम नंबर 59। चलिए मेरे पास बुक है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। आप प्रॉब्लम देख लीजिए, 1, 2 है तो 1, 2 ओम लगे, 3, 3 है, यहाँ 3, 4 माइक्रोफेरेड लगे और 6 वोल्ट की बैटरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, तो डायग्राम बना लेते हैं हम इसका। डायग्राम मेरे सामने बुक है। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, कई ब्रांच हैं इसमें। इसके बाद है आपके पास 1 ओम, देन 2 ओम, देन देयर इज ए बैटरी 6 वोल्ट, 1 ओम, 2 ohm, 1 microfarad and 2 microfarad, and then after 3 ohm and 3 ohm, and then here is 3 microfarad and 4 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad, and these are connected with each other by a connecting wire, and these 2 points also connected। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगी। करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, करंट यहाँ से निकलेगी, कुछ पार्ट I निकलेगी, कुछ पार्ट ये I1 जाएगी, कुछ पार्ट ये I2 जाएगी, और ये I2 पूरा यहाँ से बैलेंस होते हुए I2
ये I2 वापस आ जाएगी, I1 यहाँ से होते हुए I1 और ये I1 ऐसे आएगी और दोनों मिलके फिर से I बना देंगे। ठीक है, तो गौर देखिए इस बैटरी के दो पैरेलल ब्रांच मिले, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जानी है, तो इस ब्रांच में दोनों में सेम करंट जाए, दोनों सीरीज होंगे 213, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा R13, इस ब्रांच का 336, तो इस ब्रांच का R36 होगा, और दोनों ब्रांच बैटरी के अब ऊपर और नीचे लगे तो पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट मेरे पास आएगा 3 × 6/3 + 6, मेरे पास आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम आ गया, तो हमारे पास जो करंट मेन करंट निकलेगी दिस वन आई होगी डेल्टा V बाई R इक्विवेलेंट 6/2, इट मीन 3 एम्पियर की करंट निकलेगी। अब 3 एम्पियर करंट है, उसको दो ब्रांच मिल रही है, एक ऊपर वाली ब्रांच में 3 ओम रेजिस्टेंस, नीचे वाली में 6 ओम है, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो करंट कम जाएगी, इनका रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2, तो करंट 2:1 में जाएगी, और 3 एम्पियर को 2:1 में तोड़े तो I1 आपके पास आ जाता है, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 एम्पियर, और I2 में रेजिस्टेंस ज्यादा थी 1 एम्पियर आ जाएगी, ये करंट आ गई। अब बहुत आसान हो गया, बताएं ये दो पॉइंट, अब मैं बात करता हूं 1 माइक्रोफैरेड के क्रॉस जो चार्ज होगा वो होगा C × डेल्टा V, C आपके पास 1 माइक्रोफैरेड है इंटू डेल्टा V हो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो I × R, I1 × R1, तो 1 इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस सीधे काउंट कर लेंगे, I × R, I है 2, R है 1, तो ये 2 आ जाएगा, देन इज 2 माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा। अच्छा 2 माइक्रोफैरेड में चेक करें तो कितना आएगा, इसमें वही होगा C × V, तो ये आपके पास आएगा C × डेल्टा V, फॉर्मूला सेम लगेगा C × डेल्टा V का। अब C आपके पास कितना है 2 × डेल्टा V होगी इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा I मतलब 2 एम्पियर, R मतलब 2, तो 2 × 2 मिला के ये आपके पास सॉरी IR, ये तो C हो गया और IR आपके पास 2 × 2 आएगा, 2 × 2 = 4, 2 = 8, तो 8 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नीचे वाले कैपेसिटर्स पे, डायग्राम थोड़ा ऊपर कर दिया है। अब आते हैं 3 माइक्रोफैरेड वाले पे, 3 माइक्रोफैरेड में Q जो आएगा फॉर्मूला वही C × डेल्टा V, C आपके पास 3 है, डेल्टा V इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा I × R, I है 1 एम्पियर, R है 3, तो वो 3 आ जाएगा, ये 9 माइक्रोफैरेड कूलम हो जाएगा। और 4 माइक्रोफैरेड में Q जो आएगा C आपका 4 है इंटू डेल्टा V I × R सेम आएगा, I आपके पास 1 है, R 3 है, तो 3 हो जाएगा, दैट इज 12 माइक्रो कूलम। दीज ऑल आर योर आंसर्स। क्लियर है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये भी अपने आप में एक अच्छी प्रॉब्लम थी जिसमें आपको पता चला कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच ब्लॉक होती है, अगर कहीं से कोई रास्ता प्योर रजिस्टर वाली ब्रांच से होकर निकलने का होता है तो करंट उसी पाथ को ऑप्ट कर लेती है। अगर कोई रास्ता नहीं होता, सर्किट में कभी कोई करंट नहीं होती, फिर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहीं ना कहीं KVL का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम देखते हैं कौन सी हमारी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 57 हो गया, 59 हो गया, इसके बाद 65, 80, दो प्रॉब्लम बची हमारे पास। 65 नंबर प्रॉब्लम देखिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। 65 नंबर प्रॉब्लम, द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड है, चार्ज टू 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम तक चार्ज किया गया, आर जॉइंट टुगेदर बाय ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, 10 ओम के वायर से ये आपके पास रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, T=0, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द सर्किट एट T=, ये कई टाइम दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का है, 60 माइक्रोकूलम तक चार्ज किया गया है और उसको 10 ओम रेजिस्टर से जोड़ दिया गया, कहीं बैटरी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि एक कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, यानी कि कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग का केस होगा। तो RC सर्किट में दो केस होते हैं, एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दूसरा होता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कहीं ना कहीं डिस्चार्जिंग वाले केस को इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए आते हैं वैल्यू देखते हैं क्या होगी। तो प्रॉब्लम नंबर 65, SC वर्मा प्रॉब्लम नंबर 65 नंबर प्रॉब्लम देखें तो आपके पास ये कैपेसिटर होगा, इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट करने जा रहे हैं, रजिस्टर 10 ओम है, T=0 पे कनेक्ट करेंगे, 10 ओम है। कैपेसिटेंस की वैल्यू 65 में मेरे पास बुक है, मैं देख लेता हूँ। कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड, और इसमें जो चार्ज Q0 दिया हुआ है वो इनिशियल चार्ज जो है फुल्ली चार्ज जितना भी चार्ज दिया गया दैट इज 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव नेगेटिव ये ऐसा है।
टी इक्वल टू 0 पे हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है प्रॉब्लम में, हाँ, join together by a wire of resistance 10 ohm at t equal to 0, find the charge on capacitor in the circuit at t equal to 0। t equal to 0 पे पहला क्वेश्चन है, t equal to 0 पे चार्ज पता करना है। तो t equal to 0 पे शुरुआत ही हो रही है, तो चार्ज तो 60 माइक्रोफेड और Q नॉट ही होगा, दैट इज 60 माइक्रोकूलॉम, सॉरी, एंड दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है t इक्वल टू 30 माइक्रोसेकंड, तो t इक्वल टू 30 माइक्रोसेकंड। इसमें 4 क्वेश्चन पूछेंगे अलग अलग टाइम पे, तो मैं बस एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है, TYS में मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता है डिस्चार्जिंग सर्किट में चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज डिके होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस t बाई टाउ, ये फॉर्मूला होता है डिस्चार्जिंग का। ठीक है, t बाई टाउ। अब आपको पता है टाउ जो होता है किसी भी सर्किट है, चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग, उसका टाइम कांस्टेंट होता है जो कि R इंटू सी के प्रोडक्ट बराबर होता है। हम इसको सॉल्व करते हैं, R है आपके पास 10 और सी है 10 माइक्रोफैरेड है, तो -6 कर दिया, दिस बिकम 10 पर -4 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट यूनिट सेकेंड होती है, R 10 दिया था, 10 ओम SI यूनिट थी, और ये 10 माइक्रोफैरेड दिया, 10 पर -6 कर दिया, 10 पर -4 सेकेंड, आंसर आ गया टाउ का। अब Q की वैल्यू लगाते हैं, Q आपके पास आएगा Q नॉट है 60 माइक्रो कूलॉम में, 10 पर -6 कर दिया है, कूलॉम में होगा, या माइक्रो कूलॉम में भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -6 नहीं लगाते हैं यहाँ पे, आंसर माइक्रो कूलॉम में आ जाएगा 60 माइक्रो कूलॉम। और e टू पावर माइनस टी, टी आपके पास है 30 माइक्रोसेकंड, 30 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 10 टू पावर -4। ठीक है, यह पास आ जाएगा। अब यहाँ पे e की वैल्यू की आपको जरूरत पड़ेगी, मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर क्या होगा, जस्ट ए मिनट, दिस वन इज 50, दिस वन इज 65 नंबर, विच वन प्रॉब्लम, 65 नंबर प्रॉब्लम 30 पे। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास सॉल्व होकर आएगी, ये e की पावर गॉस देखें तो ये -0.3 बनेगा, तो 60 इंटू ई की पावर -0.3 बनेगा। इसको e की पावर, अब आपके यहाँ पे लॉग टेबल है, उसकी वैल्यू जो भी जरूरत पड़ेगी, ये सॉल्व करके लगभग 44.44 माइक्रोकूलॉम आ जाएगी, आंसर है। हाँ, ऐसे केसेस में आपको एक्सपोनेंशियल लॉ की जरूरत पड़ सकती है, मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ, कैलकुलेशन करने में टाइम ना लगे, इसे पहले से कर रखा था। आते हैं नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी कौन सी है, प्रॉब्लम नंबर देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें 65 में आपको दो तीन टाइम और दिए हैं, 120 माइक्रोसेकंड, 1 मिलीसेकंड, तो ये सारे टाइम रखिए सेम फॉर्मूले पे, यू विल गेट द आंसर, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज 80 नंबर प्रॉब्लम है, द स्विच एज शोन इन फिगर इज केप्ट क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये स्विच लॉन्ग टाइम तक क्लोज रखा गया है, एंड देन ओपन एट t इक्वल 0, t इक्वल 0 ओपन किया था, फाइंड द करंट इन द मिडिल 10 ओम रेजिस्टर t इक्वल टू 1 मिलीसेकंड। इस पे 1 मिलीसेकंड में करंट निकालनी है, तो डायग्राम देखिए, 25 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 10 ओम का रेजिस्टर है, 12 वोल्ट की बैटरी है, और 10 ओम का ये भी एक रेजिस्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें डायग्राम में नोट कर लेता हूं, बुक मेरे सामने, क्वेश्चन नंबर 80, तो एससीवी का क्वेश्चन नंबर 80 का डायग्राम बना लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन किधर है हमारे पास, यस दिस वन। इसमें टोटल क्वेश्चन 83 दिए हुए हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, बहुत से और भी अच्छे क्वेश्चन है, बस हर एक ने नहीं लिया है, जैसे कि मैं कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस कर सकूं। 25 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, ये लगा हुआ है 25 माइक्रोफैराड, इसको कनेक्ट किया गया है 10 ओम के रेजिस्टर से, यहाँ पे सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टर है, इसके साथ यहाँ पर 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और 10 ओम का ये भी रेजिस्टर है, और यहाँ पर एक स्विच था जो लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड रहा है। यस, तो जब लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड रहेगा तो करंट अपना सर्किट कैसे पूरा करे, पहले वो देखते हैं क्या क्या सिचुएशंस नहीं होंगी। तो करंट अपना सर्किट ऐसे पूरा करेगी, दिस टाइप, दिस टाइप, दिस टाइप एंड दिस। तो करंट की वैल्यू होगी कितनी, करंट इन दो रेजिस्टर से पास हो रही है, 10 और 10 12 से 20 से, और वोल्टेज V है, तो करंट वैल्यू आएगी V अपॉन 20। ये आपके पास हो जाएगा 2 से कर लें 4 से कर लें 3/5, ठीक है, 3/5 एम्पियर एक करंट होगी, इट मीन्स 0.6 एम्पियर करंट है।
राइट। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उस पॉइंट पे, इसको ए बी पॉइंट मान लो, तो इस रजिस्टर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डेल्टा वी ए बी होगा आई इंटू आर। आई आपके पास है 0.3/5 एम्पियर और आर है 10, तो आप कैंसिल कर दें 2 से, तो ये आपके पास 6 वोल्ट होगा। उसमें चार्ज कितना होगा, जो मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट होगा इसका क्यू होगा सी इंटू वी, सी है 25 माइक्रोफेरेड इंटू वी है 6 वोल्ट, तो 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आया, 25 इंटू 6 कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा 25 इंटू 6, प्रॉब्लम नंबर 80, 25 इंटू 60 यानी 150 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। अब देखिए, अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो S ओपन कर दिया जाए और इस टाइम को t0 काउंट किया जाए, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन ये होगी, ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर होगा, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट चार्ज होंगे। क्यू नॉट में ये निकाल चुका हूं, ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है 10 ओम का, राइट। तो कहीं ना कहीं कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इसका चार्ज ये दिया हुआ है। अब आपको डिस्चार्जिंग सर्किट जैसा केस है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया 10 नंबर पे, आपसे पूछा गया है मिडिल रजिस्टर यानी इसी 10 ओम पे किस टाइम पे करंट निकालनी है। आपको भी क्वेश्चन दिखा देता हूं, हाँ, फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देन ओपन जब किया हमने t0 मान लिया, फाइंड द करंट इन द मिडिल 10 ओम रजिस्टर एज t=1 मिलीसेकंड। t=1 मिलीसेकंड पे इस पे निकालना है करंट, तो t=1 मिलीसेकंड पे, ये t=0 का डायग्राम है, t=1 मिलीसेकंड पे आपको करंट निकालनी है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ का केस है, डिस्चार्जिंग केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्चार्जिंग केस में वही फॉर्मूला करंट का फॉर्मूला क्या है, I नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब हमें एक चीज और चेक करनी कि I नॉट क्या होगा, I नॉट, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस रहा होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो I नॉट आपकी 0.6 एम्पियर ही रही होगी जो आपके सॉल्व करके आनी है। तो I नॉट आपका 0.6 एम्पियर है, और वैसे भी आप देखिए इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो 6 वोल्ट आ रहा है, और 10 का डिवाइड करें तो 0.6 होगा। तो I नॉट आपके पास, मैं यहां लिख देता हूं, I नॉट जो होगा E/R होगा। E मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 6 है, R है 10, 0.6 एम्पियर होगी I नॉट 0.6 एम्पियर होगी। तो यहाँ पे रख देते हैं। और इसके रखने के पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे आपको टाइम कांस्टेंट भी चाहिए, वो होगा R इंटू सी के इक्वल। R आपके पास कितना दिया 10 और C दिया 250 इंटू 10 टू पावर C 25 है, सॉरी फॉर दैट, C 25 माइक्रो कूलम है, माइक्रोफेरेड है, तो -6 कर दें, तो 250 इंटू 10 पावर -6 सेकेंड, ये आपके पास टाउ हो गया, ये I नॉट यहाँ रख दें, I नॉट 0.6 e की पावर माइनस t 1 मिली सेकेंड है, तो 1 इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा, अपॉन टाउ है 250 इंटू 10 टू पावर -6। यहाँ पे भी e का ही कैलकुलेशन कुछ आने वाला है, और सॉल्व करें तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 11 मिली एम्पियर। तो ये आपके पास सॉल्व करके 11 मिली एम्पियर आ जाएगा, और ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। चलिए, तो आई होप सो मैंने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से उठाए थे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपका फायदा हुआ हो इससे। तो स्टे ट्यून, जुड़े रहें, एक दूसरे को शेयर करते रहें, और कमेंट में जरूर बताते रहें आप मेरे इस वीडियो से सीख पाए या नहीं सीख पाए हैं, या आपको किसी स्पेसिफाइड टॉपिक की जरूरत है तो आप करिए, विद इन 24 आवर्स मैं उसका वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, ये पूरी सीरीज चलेगी और SC वर्मा के अच्छे प्रॉब्लम को इन 40 डेज में पूरा कराया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहे। थैंक यू।